In this video, I'm going to discuss about TDS mechanism under GST. हम लोग पीछे के वीडियोस में TCS मैकेनिज्म समझ चुके हैं, सेस के बारे में थ्योरी समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो जीएसटी है इसमें टीडीएस कैसे काम करता है। ठीक है, हम लोग पास्ट में हम लोग और देखते होंगे कि टीडीएस, तो इनकम टैक्स में जो टीडीएस होता है उसका फंडा अलग है। ठीक है, उसका जो क्रेडिट मिलता है वो बिल्कुल अलग है। किससे? टीडीएस अंडर जीएसटी से। ये आपको कोई इनवॉइस पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको कोई अलग से जैसे 194 क्यू, 194 सी, 194, 192 बी, ये सारा जो वो सब सेक्शंस है वो सारा का सारा इनकम टैक्स का है। तो उसको इसमें आपको कंबाइन नहीं करना है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, उसमें तो आपको वो चीज जैसे आपका जैसे परचेज पे टीडीएस कटता है, कमीशन पे है, तो वो सारा चीज आपका क्या है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। लेकिन आपका जो जीएसटी का टीडीएस है ये बिल्कुल डिफरेंट है। और ये डिफरेंट है तो इसको आपको कंबाइन नहीं करना है। उसका क्रेडिट आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे एआईएस में या 26 एस में दिखेगा, इसका क्रेडिट आपको जीएसटी पोर्टल पे दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर टीडीएस मैकेनिज्म अंडर जीएसटी क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग टीडीएस में देखते हैं दो चीज होता है, एक डिडक्टर होता है, एक डिडक्टी होता है। तो जीएसटी में ये दो चीज को एकदम डिफाइन किया गया है कि जो डिडक्टर होगा वो कौन होगा, हु विल डिडक्ट द टीडीएस अंडर जीएसटी। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यही बता दिया है कि अंडर द जीएसटी रिजीम सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 मतलब 2017 प्रिस्क्राइब द अथॉरिटी टू अथॉरिटी एंड प्रोसीजर फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, मतलब कि ये जो सेक्शन है किसको ऑथोराइज करता है, फॉर टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। द गवर्नमेंट में ऑर्डर द फॉलोइंग पर्संस, ठीक है, फॉर डिडक्टर मतलब डिडक्टर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, मतलब गवर्नमेंट इन लोगों को, मतलब इतने सारे ये जो गवर्नमेंट डिटरमाइन किया है कि इनको 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 टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो सबसे पहला बात क्लियर है कि सभी के लिए टीडीएस डिडक्ट करना नहीं है, सबको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। गवर्नमेंट जो नोटिफाई किया है कि ये डिपार्टमेंट है यही टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। तो हम लोग को आखिर इसको पढ़ना क्यों है, तो पढ़ना इसलिए है कि भैया आप अगर मान लीजिए कोई भी सप्लायर है, आप किसी चीज का भी सप्लाई करते हैं और इन सभी डिपार्टमेंट में ये सारी एजेंसी में आप क्या करते हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं। आप तो प्राइवेट एंटिटी हैं, आप मटेरियल सप्लाई किए। अब ये जो पेमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब कौन कौन सा यहाँ पे डिपार्टमेंट है, अ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैब्लिश ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया है और उसको आप मटेरियल सप्लाई किए हैं। लेट सपोज आपका फर्नीचर का शॉप है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन ही है, वहां पे आप क्या किए, बेंच वगैरह फर्नीचर सप्लाई किए। अब आप सप्लाई किए तो विद विद टैक्स सप्लाई किए होंगे। अब वो जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगा, आपका टीडीएस डिडक्ट करके उसके बाद पेमेंट करेगा। अब आपके पास दिखेगा कि यार हम तो बिल इतना का दिए, पेमेंट इतना कम आया है। तो अब यहाँ पे आपको इसलिए टीडीएस जानना जरूरत है कि आप अब देखिए, आप कैटेगराइज कर पाइएगा कि अच्छा वो जो सामने वाला पार्टी है जिसको हम लोग मतलब सप्लाई किए हैं मटेरियल, जो रेसिपिएंट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अंडर जीएसटी लॉ ये बताया गया है कि आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करके आपको क्या करना है, सामने वाला सप्लायर को पेमेंट करना है। तो इन दैट केस आपका टीडीएस डिडक्ट होके आएगा। तो इसलिए आपको जानना जरूरत है कि आखिर जो वो 2% डिडक्ट हुआ है उसका हम लोग क्रेडिट कैसे लेंगे और वो क्यों डिडक्ट किया है। तो इसलिए आपको टीडीएस अंडर जीएसटी जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज कि मान लीजिए जो डिडक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो उसको ये भी जानना है कि यार हमको पेमेंट करना है तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस देयर आफ्टर आई विल मेक पेमेंट। ठीक है, तो ये चीज उसको भी ध्यान रखना है। तो मेजरली हम लोग को इस चीज को जान के रखना है और इसका क्रेडिट कैसे मिले। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या किसको किसको डिफाइन किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट। उसके बाद लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब आ जाता है जैसे मान लीजिए आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब लोकल अथॉरिटी में आ जाता है। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज है, और फिर क्या बोलता है डी में, सच पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। देखिए ये लोग जो है ना हमेशा एक रास्ता अपना खोल के रखता है।
अब इनको जब मन करेगा जिस डिपार्टमेंट पे जिस भी चीज में किया यहाँ से टीडीएस डिडक्ट करना हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, तो उसको ये लोग नोटिफाई कर देगा। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जो होता है उसमें रिकमेंड कर देगा। जैसे अभी मान लीजिए ये तीन आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या डिपार्टमेंट ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई भी डिपार्टमेंट है जो कौन स्टैब्लिश किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर मान लीजिए कि कोई है जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। उसके बाद है गवर्नमेंट एजेंसीज है, तो ये है, ये सारा चीज़ तो साफ साफ पता चल पा रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या है ना, अपने लिए एक चौथा रास्ता खोल के रखता है कि भैया हम जो चीज़ नहीं बता रहे हैं आगे चल के जीएसटी काउंसिल में हम लोग बता देंगे, तो उनको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग डिडक्टर देख लिए। अब डिडक्टी का कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसी का टीडीएस डिडक्ट होगा, नहीं। अगर कोई भी सप्लायर है जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है अबव डिफाइंड एजेंसीज में या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनका टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा। तो ये चीज होगा। अब कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, तो बोलता है द टैक्स वुड बी डिडक्ट 1% ऑफ द पेमेंट मेड टू द सप्लायर द डिडक्टी है ना ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख 50,000 एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। मतलब अब समझिए यहाँ पे हम इस चीज को 10 इंडिविजुअल सप्लाईज में भी लेस देन 2.5। अब समझिए यहाँ पे देखिए 1% क्या है, 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी। अब ये किसका 1%, ठीक है, ये जो 2% होगा ना, ये 2% किसका, तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है कि किसी का अगर टीडीएस डिडक्ट होगा तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए ये है कि जो हम लोग का क्या है ना कि जो सप्लाई होगा टोटल उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2.5 लाख से अबव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2.5 लाख से अबव होना चाहिए, तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। मान लीजिए कि कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और कोई सप्लायर उनको 50,000 का मटेरियल सप्लाई करता है, तो वो 50,000 पे उनका क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इनका जो ओवरऑल जो ये होगा, क्या बोलते हैं, ओवरऑल जो सप्लाई होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला या तो फिर कोई भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है तो तभी वो डिडक्ट कर पाएगा। अब जैसे सपोज करिए कोई यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में फर्नीचर का जरूरत होता है, किसी भी फर्नीचर को आप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर मतलब सप्लाई कर रहे हैं, कोई प्राइवेट सप्लायर है वो सप्लाई कर रहा है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी तो पार्ट है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। अब मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यूनिवर्सिटी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी, तो यूनिवर्सिटी के पास क्या है, टीडीएस डिडक्ट करने का लाइबिलिटी है। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले देखा किसी से भी मटेरियल अगर खरीद रहा है तो वो 2.5 लाख से ऊपर है, अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर 2.5 लाख से नीचे है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। अब ये 2.5 लाख क्या है, विदाउट टैक्स या फिर टैक्स, तो टैक्सेबल अमाउंट देखना है यहाँ पे, क्या देखना है, टैक्सेबल अमाउंट देखना है, मतलब टैक्स से पीछे वाला। और जो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा वो टैक्सेबल अमाउंट का होगा, ठीक है, ना कि आपका जो इनवॉइस वैल्यू उसका नहीं, टैक्सेबल अमाउंट का 2% डिडक्ट होगा, 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी। अगर आईजीएसटी है तो 2% आईजीएसटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। टीडीएस विल हैव टू बी डिडक्ट, हाउएवर नो डिडक्शन शैल बी मेड इन लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, इसके लिए हम एक थोड़ा सा चार्ट बनाए कि किसके किसके लिए ये थोड़ा सा मतलब कहाँ कहाँ टीडीएस डिडक्ट होगा। सपोज करिए मान लीजिए लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब क्या हुआ कि जो सप्लायर है उसका लोकेशन क्या है, तो सपोज करिए कि वो बैंगलोर का है, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसका बैंगलोर है, तो टाइप यहाँ पे क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट हो गया तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। प्लेस ऑफ रेसिपिएंट क्या है, देखिए यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिपिएंट पे फोकस करना है कि मतलब जो गुड्स और सर्विस रिसीव कहाँ हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए प्लेस ऑफ रेसिपिएंट बैंगलोर है, ठीक है, क्या है, बैंगलोर है, तो यहाँ पे क्या है 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अब जब टीडीएस डिडक्ट होगा तो ये जो सामने जो भी डिडक्टर होगा वो क्या करेगा, 1% सीजीएसटी डिपॉजिट करेगा, 1% एसजीएसटी डिपॉजिट करेगा। और एसजीएसटी किसके लिए करेगा, बैंगलोर के लिए करेगा, ठीक है, बैंगलोर के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए यहाँ पे फिर क्या है सेकंड केस में, अब है लोकेशन ऑफ सप्लायर बैंगलोर है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, चेन्नई है, टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है, आईजीएसटी अब यहाँ पे होगा, और रेसिपिएंट क्या है, बैंगलोर है, ठीक है। तो देखिए ये प्लेस ओवरऑल जो है ना कंजम्पशन बेसिस पे ये मतलब टैक्स ट्रांसफर होता है कि कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आईजीएसटी लग रहा है। अब जब ये आईजीएसटी लग रहा है तो इसमें 50 मतलब हाफ इसमें आई सी है और हाफ क्या है, एस है, तो एस कहाँ चला जाएगा, एस बैंगलोर वाले में चला जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैटर साफ है।
अब देखिए क्या होता है, फिर मान लीजिए बेंगलोर है, चेन्नई है, आईजीएसटी लगेगा, और प्लेस ऑफ रेसिपिएंट क्या है, दिल्ली है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब आईजीएसटी लग रहा है, कंजम्पशन कहाँ होगा, आई दिल्ली में होगा। तो ओवरऑल जो आईजीएसटी होगा वो उसमें जो एसजीएसटी का पार्ट है, जैसे आईजीएसटी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी तो सीजीएसटी को चला जाएगा, लेकिन एसजीएसटी वो कहाँ जाएगा, चेन्नई को जाएगा या दिल्ली को जाएगा, तो यहाँ दिल्ली को जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैटर क्लियर है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये 2% यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आता है यहाँ पे फोर्थ केस में, कि मान लीजिए कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, बैंगलोर ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, बैंगलोर ही है। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग गया, लेकिन रिसिपिएंट कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। अब दिक्कत ये है कि मान लीजिए जो सामने वाला डिडक्टर होगा वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब टीडीएस डिडक्ट करेगा तो वो देखेगा दिल्ली है, तो सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, एसजीएसटी कहाँ जाएगा, ये भेज देगा दिल्ली वाले को, डिडक्टर जो दिल्ली वाले को दे देगा। अब इशू ये है कि इसके पास तो लाइबिलिटी कहाँ का आएगा, इसके पास एसजीएसटी का लाइबिलिटी कहाँ पे आएगा, बैंगलोर का आएगा। लेकिन ये क्या किया कि दे दिया क्रेडिट किसको, दिल्ली को। अब यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, तो इस केस में बोलता है कि टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करना है। अगर ऐसा केस है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो ये ओवरऑल क्या था, एक केस था जो ये मेनली डिडक्टर को ध्यान में रखना है इस चीज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, जो डिडक्टर है, जो हम लोग अब ऊपर में देख चुके हैं कि जो जो डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो ये लोग को रजिस्ट्रेशन लेना है किसके लिए, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अ टीडीएस डिडक्टर हैज टू कंपल्सरली रजिस्टर्ड विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। इनके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट का थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कि आपका इतना थ्रेशोल्ड लिमिट होगा तभी आप क्या करिएगा, रजिस्ट्रेशन ले सकेगा, नहीं। आप हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बॉडी हैं, आप लोकल अथॉरिटी हैं, आप गवर्नमेंट एजेंसी हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी थ्रेशोल्ड लिमिट कि इतना से आपका ऊपर जाएगा तो रजिस्ट्रेशन लेना, नहीं। अब क्या बोलता है, अब कैसे, कौन सा बेसिस पे लेगा, तो बोलता है द डिडक्टर हैज अ प्रिविलेज ऑफ obtaining registration under GST without having required to obtaining PAN. He can obtain registered using tax deduction and collection account number issuing income ने, मतलब ये अपना टैन नंबर पे भी इसका रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ठीक है। कि मतलब जो होता है ना टैन नंबर जो इनकम टैक्स इशू करता है, तो उसके बेस पे इनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ले लेना है एनी हाउ। अब क्या है नेक्स्ट, मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन देख लिए, एप्लीकेबिलिटी देख लिए, डिडक्टर देख लिए। डिडक्टी कोई भी हो सकता है, जो भी सप्लायर इन सब डिपार्टमेंट को मटेरियल सप्लाई करेगा तो उसका टीडीएस डिडक्ट होगा, तो वो मैटर मतलब कोई भी हो सकता है, एनीबडी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिट ऑफ टीडीएस विद द गवर्नमेंट। अब क्या है कि अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर लिए हैं, मान लीजिए अब आप टीडीएस डिडक्ट कर लिए हैं, टीडीएस डिडक्ट कर लिए मतलब जो भी एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लोकल अथॉरिटी, टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो क्या वो अपने पास रखेगा, नहीं, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। तो क्या कब डिपॉजिट करवाना है, तो बोलता है द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स शैल बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट बाय द डिडक्टर बाय 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मतलब अगर आप दिसंबर में डिडक्ट किए हैं तो 10th ऑफ जनवरी तक आपको डिपॉजिट करवा देना है। अदरवाइज द डिडक्टर वुड बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट इफ द टैक्स इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। अगर 10 जनवरी तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। किसको, वही गवर्नमेंट एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई अगर इंस्टीट्यूशन है, लोकल अथॉरिटी है, तो इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जिसका डिडक्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। डिडक्टी का इसमें उसको सिर्फ इतना जानना है कि आखिर ये 2% मेरा डिडक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करना है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, डिडक्टर का है। तो वो तो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, वो अपना समझेगा। अब क्या है, अब पेमेंट तो कर दिया, उसके बाद क्या है ना, ये सर्टिफिकेट भी इशू करेगा, फॉर्म GSTR 7 है, बोलता है टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय डिडक्टर द पर्सन हु इज डिडक्टिंग टैक्स इन फॉर्म GSTR 7A। तो अगर पूछा जाए कि GSTR 7A क्या है, तो ये टीडीएस सर्टिफिकेट है टू द डिडक्टी है ना। बोलता है कब द सप्लायर फ्रॉम हुज पेमेंट डिडक्टेड, मतलब किसको इशू करेगा, तो जिसका टीडीएस डिडक्ट होगा। विद इन 5 days ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट टू द गवर्नमेंट, मतलब
कि आप अगर मान लीजिए कि 10th तक आपके पास लिमिट है, नेक्स्ट मंथ का 10th 10 तारीख तक। अब अगर मान लीजिए आप 8 किए हैं तो उससे 5 दिन के अंदर, विद इन 5 डेज, उससे 5 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू करना होगा। अब क्या बोलता है कि फेलिंग विद द, अगर मान लीजिए 5 दिन के अंदर अगर आप इशू नहीं करते हैं तो वुड बी लाइबल टू पे लेट फी ऑफ ₹100 पर डे। अगर 6 दिन हो गया तो 100 रुपया लगेगा, 7 दिन हो गया तो 200 लगेगा, क्योंकि 2 दिन लेट हो रहा है ना, तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। और मैक्सिमम जो है इसका फाइन जा सकता है 5,000 तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड अबव द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एज द अमाउंट एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल स्टेट टैक्स। ठीक है, तो ये देखिए वो मतलब ये साफ है। फॉर देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस सपोज अ सप्लायर मेक्स अ सप्लाई ऑफ ₹1,000 टू अ रेसिपिएंट एंड द जीएसटी 18%, मतलब ये है गुड्स का वैल्यू 1,000 है और क्या है 18% है, इज रिक्वायर्ड टू बी पेड द रेसिपिएंट वाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ ₹1,000 द सप्लायर शैल डिडक्ट 1% ₹10 एज अ टीडीएस। ठीक है, the value of TDS purposes shall not include 18% GST. The TDS so deducted shall be deposited in the account of government by 10th of the succeeding। फिर वही चीज बोल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि अभी तो हम बोले कि भैया इसका लिमिट होना चाहिए 2.5 लाख से अब, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप 1,000 के दे रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसका वैल्यू अबव 2.5 लाख है। अब हम क्या कर रहे हैं, 1,00,000 पेमेंट कर रहे हैं, 5,000 पेमेंट कर रहे हैं, 10,000 पेमेंट कर रहे हैं, इस तरह से बिल आ रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो जितना आ रहा है उस पर डिडक्ट करेंगे। अब हम उतना इंतजार थोड़ी करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 1,000 का एग्जाम्पल दिया गया। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी 2% डिडक्ट होगा वो किसका डिडक्ट होगा, टैक्सेबल वैल्यू का। उसमें जो भी CGST, SGST, IGST जो भी है उसको ध्यान में नहीं रखना है, उसको उस पे TDS डिडक्ट इनवॉइस वैल्यू पे नहीं करना है, आपको करना है टैक्सेबल वैल्यू पे। ठीक है, ये डिडक्टर के लिए है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि रिटर्न डालना होता है। मान लीजिए जो भी TDS डिडक्ट कर रहा है उसके लिए क्या है, GSTR 7 डालना है। इसका भी जो टाइम लिमिट है वो 10th विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ द मंथ, मतलब जो भी आपका क्या है आपका जो भी मतलब मंथ एंड हुआ है तो उससे क्या है 7 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा रिटर्न मंथ एंड होने के बाद। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न देख लिए। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सिक्वेंसेज, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि अगर मान लिया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद TDS प्रोविजंस। अब क्या बोलता है, TDS नॉट डिडक्टेड, इंटरेस्ट टू बी पेड। अगर मान लीजिए TDS नहीं डिडक्ट कर पाया तो क्या है, इंटरेस्ट टू बी पेड अलॉन्ग विद द TDS अमाउंट, एल्स द अमाउंट शैल बी डिडेटेड, मतलब उसका उस पर इंटरेस्ट लगेगा आपको और TDS उसका भी देना पड़ेगा। हाँ, रिकवर्ड एज पर द लॉ बोलता फिर है। TDS सर्टिफिकेट अगर नहीं किया तो हम लोग पीछे देख लिए हैं कि 100 रुपये पर दिन के अनुसार से आपको क्या देना पड़ेगा, लेट फीस देना पड़ेगा, इस जिस जो मैक्सिमम आपका 5,000 तक जा सकता है। अगर TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट और पेड लेटर देन 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक है, तो इस पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब क्या है, लेट फाइलिंग, इसमें भी वही चीज है कि एवरीडे ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ, मतलब 100, मतलब अगर मान लीजिए कि आपका 10 तारीख तक फाइलिंग था रिटर्न का, आप नहीं फाइल किए तो आपको हर दिन में 100 रुपये आपको लेट फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का ये सारा चीज आपको बोलता गया एनी एक्सेस। और अब देखिए बात ये है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट को और समझने वाला बात है कि लेट सपोज एक A नाम का सप्लायर है जो B को सप्लाई किया मटेरियल, और B जो है गवर्नमेंट एजेंसी है। अब क्या होगा कि मान लीजिए 20,000 को वो क्या किया कि मान लीजिए 1,000 का वो मटेरियल सप्लाई किया B को। अब B जो है वो TDS डिडक्ट कर लिया। ये क्या किया, क्या क्या करेगा, जैसे 1,000 टैक्सेबल वैल्यू है उस पर 18% ये क्या करेगा, टैक्स लेगा सपोज करिए, तो क्या हो जाएगा 18% उस पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका टोटल 180 रुपया। तो 18% उसका टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा 1,180 रुपया। टोटल हो जाएगा ना 1,000 और 1,000 प्लस 18%, तो टोटल हो गया 1,180। लेकिन अब जो B है वो कितना पेमेंट करेगा उसको, वो पेमेंट करेगा 1,000 माइनस 2%, ठीक है, प्लस 180 रुपया, 1,160, वो 20 रुपया डिडक्ट कर लेगा। 2% 1,000 का 20 रुपया डिडक्ट कर लेगा। अब इसको पेमेंट किया, कितना करना था 1,180, लेकिन किया 1,160। अब ये क्या करेगा बंदा,
ये जब मान लीजिए ए जब अपना रिटर्न फाइल करेगा, तो ए जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तो ये क्या करेगा कि अपना रिटर्न जब भी फाइल करेगा तो ये तो पूरा बिल चढ़ाएगा, पूरा बिल अपलोड करेगा कि 1000 का सेल किया, उस पर 180 रुपये का टैक्स लाइबिलिटी है। और जब ये पेमेंट करने जाएगा तो इसके पास तो पेमेंट का लाइबिलिटी आएगा कितना, 180 रुपीज़। अभी बोलेगा यार हम तो 180 रुपीज़ है, वहां पे मेरे को 20 रुपये डिडक्ट कर लिया है, तो हम फिर से 180 रुपीज़ दें तो मेरा 200 रुपया हो गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ उसका क्रेडिट मिल जाएगा मेरे को। वो जो 20 रुपीज़ है वो मेरा कहाँ आ जाएगा, कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वो मेरा कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कैश लेजर में अवेलेबल बैलेंस 20 रुपीज़ रहेगा। तो जैसे ही मेरा लाइबिलिटी वहाँ पे 180 जाएगा तो 20 रुपीज़ कम होकर 160 मेरे को लाइबिलिटी दिखेगा। तो ये चीज़ को क्रेडिट लेना हमेशा कभी नहीं भूलिए, और हमेशा इसका क्रेडिट लीजिए, कैश लेजर में ट्रांसफ़र कीजिए और देखिए कि आपका जो भी डिडक्टर है, जो टीडीएस डिडक्ट किया है, उसका बैलेंस कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपका टीडीएस टीसीएस का जो सर्टिफिकेट है वो इशू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और टीडीएस में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि यार इनकम टैक्स वाला क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो ये पूरा ओवरऑल टीडीएस का मैकेनिज्म था, टीडीएस मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। थैंक यू सो मच।